अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज़ू 501 का टॉपिक 85 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ दी वर्टिब्रेट्स, मतलब क्लीवेज, उसकी आ गई, उसकी गैस्ट्रोलेशन पीरियड आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी समरी करेंगे। इससे पहले हमने इनवर्टिब्रेट्स का किया था जिसमें हम लोगों ने सी अर्चिन को, उसके बाद यूनिकेट्स को और स्नेल को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्लीवेज करेंगे किसकी, सबसे पहले फिश की करेंगे डेवलपमेंट, उसके बाद हम लोग करेंगे बर्ड्स की, और उसके बाद हम इसमें करेंगे मैमल्स की, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एम्फीबियंस की करेंगे, उसके बाद बर्ड्स की करेंगे, या उसके बाद हम लोग मैमल्स की करेंगे। तो चलें इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं इसमें एम्फीबियंस में क्लीवेज का और डेवलपमेंट का सारा प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें आज देख लेते हैं कि आपने जब भी कोई भी टॉपिक करना है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स में से किसी का भी क्लीवेज का आपने पोर्शन लिखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, तो उसको आपने इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि सबसे पहले आपने उसकी योग के हवाले से टाइप बतानी है कि किस तरह का एग है, वो आइसोलिसिथल है, एलिसिथल है, टीलोलिसिथल है, मीसोलिसिथल है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने उसकी क्लीवेज क्या टाइप बतानी है, पहले योग की टाइप बतानी है और उसके बाद आपने उसकी क्लीवेज की टाइप बतानी है। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है कि क्लीवेज अकर्स इन दी ब्लास्टोडिस्क, ठीक है। ब्लास्टोडिस्क में हमारे पास सिर्फ यानी कि डिस्क की फॉर्म में क्लीवेज का काम होगा। क्यों? क्योंकि जो फिश का एग होता है वो टीलोलिसिथल एग होता है। इसका मतलब है एक ऐसा एग जिसमें योग फ्री पोर्शन बहुत कम होता है और मोस्टली जो एम्ब्रियो होता है वो सारे के सारा उसमें हमारे पास योग होती है। और ये बात आपने याद रखनी है कि जब क्लीवेज होगी तो वो हमेशा नॉन योगी पोर्शन से, यानी कि साइटोप्लाज्म में सबसे पहले क्लीवेज होती है और उसके बाद उससे ब्लास्टोडर्म आपने उसको बना देना, ठीक है। ये बातें मैंने आपको इनवर्टिब्रेट्स के टाइम पे बताई थी, तो मैंने उसको जस्ट रिपीट कर दिया है। अब यहाँ से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट तो वैसे ही क्लियर हो जाता है कि ज़्यादातर योग वाला जो पोर्शन होता है वो वेजिटल पोल होता है और कम योग वाला पोर्शन एनिमल पोल होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि भाई जिसमें योग की पोर्शन कम होगा, क्लीवेज वहीं से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि फिर वो एनिमल पोल होगा, ठीक है। अब एनिमल पोल में होती है और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज करवाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरे जो हमारा एम्ब्रियो हम उसको दो हाफ में डिवाइड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे योग जो है वो पूरे आइसोलिसिथल नहीं है, फुल प्रेजेंट नहीं है, टीलोलिसिथल है, मतलब नीचे ज़्यादा योग है और ऊपर की निस्बत कम है, ऊपर कम है, ठीक है। तो मीरोब्लास्टिक यहाँ पे क्लीवेज ही सूट करती है। उसके बाद हम इसमें आ जाते हैं कि टाइप जो मीरोब्लास्टिक की आगे से टाइप है वो डिस्कॉइडल क्लीवेज है। ऊपर जो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का पोर्शन बचा है वहाँ पे यू डिस्क की फॉर्म में यहाँ पे क्लीवेज का स्टार्ट होगा काम। अब करता क्या है कि एक्टिन साइटोस्केलेटन क्या करते हैं कि सारे का सारा जो साइटोप्लाज्म है ना उसको ऊपर की तरफ यहाँ पे इकट्ठा कर देता है, क्योंकि साइडों से भी सारा का सारा साइटोप्लाज्म ऊपर की तरफ आ जाता है, नीचे हमारे पास फिर योग ही बच जाती है। तो फिर इसका हमारे पास फंक्शन ये है कि कैल्शियम वेव्स जनरेट होती हैं और उसकी वजह से एक्टिन साइटोस्केलेटन स्क्वीज करता है एग को और सारा का सारा साइटोप्लाज्म ऊपर आ जाता है। अब हमारे पास साइटोप्लाज्म ऊपर इकट्ठा हो गया जहाँ से हम लोग अपनी क्लीवेज को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पे रिपीट करूंगी कि सबसे पहले आपने आंखें बंद करके ब्लास्टोड्रम बनवा देनी है, ठीक है। तो ब्लास्टोड्रम वाला सेकंड पॉइंट हो गया। सबसे पहले आपने लिखना है कि योग की टाइप क्या है एग में, फिर आपने उसमें क्लीवेज की टाइप बतानी है, उसके बाद आपने ब्लास्टोड्रम यानी कि ऐसे वहाँ पे सेल्स बनवा देने जो कि सिंक्रोनसली मोस्टली डिवाइड करें, ठीक है, या फिर वो डिफ्रेंशिएट ना हुए हों अपने फंक्शंस में। ऐसे हम लोग सेल्स को ब्लास्टोडर्मल सेल कहते हैं, ठीक है। एनिमल पोल है ऑफ अ लार्ज योग सेल, ठीक है। यहाँ पे उसने उसका नाम बता दिया कि ज़्यादातर मतलब इसमें ज़्यादा योग प्रेजेंट है ना इस पूरे एम्ब्रियो में, तो हम लोग एनिमल पोल यानी कि उसकी ऑपोजिट साइड पे ही इसकी क्लीवेज को स्टार्ट करवाएंगे। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आप देख भी सकते हैं कि ऊपर ही सारी डिवीजन हो रही है नीचे की निस्बत। तो उसके बाद वो कहता है कि एक ऐसा डिस्टिंक्ट सेल पॉपुलेशन कैन बी डिस्टिंग्विश, द फर्स्ट ऑफ दिस इज द योग सिंशियल सेल। योग सिंशियल सेल कहाँ बनते हैं कि 9th या 10th डिवीजन में जो एनिमल और वेजिटल पोल है यहाँ से ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर है ना इसको हम कहते हैं योग सिंशियल लेयर, हम इसको कहते हैं। अब क्या करता है कि जो ब्लास्टोडर्म है ना वो एक्सपैंड करती है वेजिटली, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि ब्लास्टोडर्म एक्सपैंड करती है तो इसके सेल्स कुछ नीचे की तरफ मूव करते हैं
और स्टार्ट में कुछ ऊपर की तरफ भी मूव करते हैं, जिसकी वजह से दो लेयर्स हमारे पास आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं इंटरनल योग सिंक्शियल लेयर, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल योग सिंक्शियल लेयर। आपने इसको इस वे में भी लिख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। द सेकेंड सेल पॉपुलेशन डिस्टिंग्विश एट द मिड ब्लास्टूला ट्रांजिशन इज द इन्वेलपिंग लेयर, इन्वेलपिंग लेयर बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे योग सिंक्शियल लेयर आ गई है और इन्वेलपिंग लेयर आ गई है, दो लेयर आ गई हैं। ठीक है, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में हमारे पास डीप सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब ऊपर वाला पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, दी इन्वेलपिंग इवेंचुअली बिकम दी पेरिडर्म। हमारे पास एक जो ब्लास्टोडर्म है वो जब योग की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो एपिथेलियल शीट की हमारे पास एक लेयर सी आ जाएगी, उसको हम कहते हैं कि इन्वेलपिंग लेयर जो पेरिडर्म ने कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि दोनों लेयर्स के दरमियान में डीप सेल्स प्रेजेंट होंगे। डीप सेल ही हमारे पास वो सेल हैं जो कि प्रॉपर एम्ब्रियो को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कि ब्लास्टोडर्म के सेल्स नॉट डिटर्मिन, हमें ये पता है कि जो ब्लास्टूला स्टेज होती है हमारे पास उसमें जो सेल्स होते हैं वो डिटर्मिन नहीं होते, मतलब ये नहीं पता अभी चलता कि किस सेल ने आगे जाके मीजो, एंडो या एक्टोडर्म बनानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी गैस्ट्रुलेशन इन फिश एम्ब्रियो। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। The first cell movement of the gastrulation is the epiboly of the blastoderm। कैसे की एपीबोली होती है ब्लास्टोडर्म की, यानी कि ब्लास्टोडर्म के जो सेल्स हैं वो मूव करेंगे। एपीबोली का मैंने आपको उस दिन भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि मूवमेंट ऑफ दी सेल्स इन दी सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड दी एपीबोली। तो एपीबोली यहाँ पे कहाँ किसकी है, ब्लास्टोडर्म की है जी। तो मूवमेंट इज ड्यू टू द एक्टिव क्रॉलिंग ऑफ द ब्लास्टोमर्स। ठीक है, ब्लास्टोमर्स मैंने आपको बताया कि वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद क्या होगा कि रादर द मूवमेंट इज प्रोवाइड बाय द ऑटोनोमसली एक्सपेंडिंग yolk सिंक्शियल विद इन द एनिमल पोल yolk साइटोप्लाज्म दी। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास जैसे ही ब्लास्टोडर्म मूव करना स्टार्ट करती है नीचे वाले योग वाले पोर्शन की तरफ, तो क्या होता है कि जो योग सिंक्शियल लेयर है वो इन्वेलपिंग लेयर के साथ जुड़ जाती है। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है इन दोनों को आपस में जोड़ने का, कि जो वेजिटल लेयर है वो एनिमल पोल के साथ जुड़ जाए। उसके बाद जैसे ये दोनों सेल आपस में दोनों लेयर आपस में जुड़ जाएंगी। अच्छा, जैसे ही दोनों लेयर्स आपस में जुड़ जाएंगी यानी कि हमारी एनिमल और वेजिटल पोल आपस में जुड़ जाएगा, तो दोबारा से इन्वेलप लेयर और डीप सेल लेयर की ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे और सिर्फ योग सिंक्शियल लेयर ही जो है वो मूव करती हुई योग सेल को मतलब कवर कर लेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने बताना है कि ब्लास्टोडर्म इस के बाद एक ज़्यादा थिक सी बन जाती है। ठीक है, और जो थिकर साइड होती है ब्लास्टोडर्म की वो फ्यूचर डॉर्सल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो बनाने में काम आती है। ठीक है, डॉर्सल सरफेस बनाएगी एम्ब्रियो की। और उसके बाद उसने बताया कि जो एपिबोलाइजिंग ऑफ द ब्लास्टोडर्म होती है उसकी वजह से जो सेल है वो एक थिक से बन जाते हैं सेंटर से आकर, और उसको हम कहते हैं कि ये जर्म रिंग बन गई। ठीक है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ सुपरफिशियल लेयर एपीब्लास्ट और इनर लेयर हाइपोब्लास्ट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपने बताना है कि जर्म रिंग कैसे बनती है, तो आपने बताना है कि जो ब्लास्टोडर्मल सेल है, मैंने ऊपर आपको बताया कि ब्लास्टोडर्म ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, क्योंकि डिवीजन की वजह से, लेकिन अब वो योग की तरफ मूव कर रही है, तो जैसे वो योग की तरफ मूव करेगी तो सेंटर में एक थिकनिंग सी ऑफ द सेल्स बन जाएगी, इसको हम कहते हैं जर्म रिंग। और इसमें आगे से दो लेयर है, एक तो सुपरफिशियल एपिब्लास्ट है और इनर वाली यहाँ पे हाइपोब्लास्ट हमारे पास लेयर है। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 में हमने बताना कि एम्ब्रियोनिक शील्ड बनती है। ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो में हाइपो और एपीब्लास्ट आपस में मिलकर एम्ब्रियोनिक शील्ड बना देती हैं। और दूसरा हमने यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे द मूवमेंट The hypoblast cells of the embryonic shield converge and extend interiorly. Interiorly move करते हैं, eventually narrowing along the dorsal midline of the hypoblast. Hypoblast की तरफ ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक मूवमेंट के बाद एक पार्ट सा बन जाएगा जिसको हम कहते हैं कि कोडा मीजोडर्म। ये कोडा मीजोडर्म नोटोकॉट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा बाकी जो हमारे पास बच जाती है उसको हम कहते हैं पैरेक्सियल मीजोडर्मल सेल, और ये प्रीकर्सर्स हैं किसके, मीजोडर्मल सोमाइट्स के। ठीक है, यानी किसे बनेंगे, सोमल सेल बनेंगे, बॉडी सेल्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि एपीब्लास्ट क्या बनाएगी, न्यूरल कील बनाएगी। न्यूरल कील हमारे पास एक पोर्शन है जिसने आगे जाके न्यूरॉन्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि किससे न्यूरल कील बनती है फिश में, तो आपने बताना है कि एपीब्लास्ट डॉर्सल मिडलाइन के साथ मिल जाती है आपस में, और इसको हम कहते हैं कि ये न्यूरल कील की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है।
तो यहाँ पे होगी ये फिश की डेवलपमेंट एंड। और नेक्स्ट हमारे पास है क्लीवेज इन दी बर्ड्स एग। तो बर्ड का वो सबसे पहले वही बात कि हम देख लेते हैं कि इसका एम्ब्रियो होता है किस तरह का, इसका एग किस तरह का होता है। तो ये टीलोलिसिथल एग है। ऊपर वाली लाइन में उसने ये बताया कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द चिक एग अकर इन दी ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो जाती है और उसके बाद इसका जो एग है वो टीलोलिसिथल होता है। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि फिश का भी एग जो है वो टीलोलिसिथल होता है। तो टीलोलिसिथल कैसा एग होता है जिसमें ज्यादातर जो एग का पोर्शन है उसमें योक प्रेजेंट होती है और ऐसा बहुत कम पोर्शन होता है जिसमें योक प्रेजेंट नहीं होती। तो इसमें अब आप खुद से भी इसको रिमाइंड कर सकते हैं कि इससे पहले जो हमने फिश का पढ़ा तो उसमें भी डिस्कॉइडल क्लीवेज थी, ठीक है। डिस्कॉइडल क्लीवेज कौन सी क्लीवेज होती है, जिसमें किसी खास पोर्शन में डिस्क में सिर्फ हमारे पास क्लीवेज पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, ब्लास्टोडिस्क में क्लीवेज होगी और उसके बाद ये एनिमल पोल में होगी। सारी वही बातें जो कि मैंने आपको फिश में ऑलरेडी बताई हैं। तो अगर आपको वो आपको समझ आ गई है तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। अब अगर डिवीजन के बाद ब्लास्टोड्रम बन गई है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमने ब्लास्टोड्रम बना लेनी होती है। वो किस तरह बनती है कि जैसे ही आप क्लीवेज को एक्सप्लेन करेंगे तो आपने बताना है कि सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो आती है वो ब्लास्टोडर्मल सेल से बनी हुई ब्लास्टोडर्म आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 जोन है, ठीक है। एक एरिया पेल्यूसिड है, एक एरिया ओपेका है और एक हमारे पास है मार्जिनल जोन। तो हम तीनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। अब होता ये है कि ब्लास्टोडर्म और योक के दरमियान में ब्लास्टोडर्म यानी कि जो हमारी डिवीजन जहाँ पे हुई थी एक डिस्क में खास तौर पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा एग है और यहाँ से हमारे पास डिवीजन हुई है, ठीक है। अब इन दोनों और नीचे हमारे पास योग है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास योग प्रेजेंट है। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास एक आप कह सकते हैं स्पेस प्रेजेंट होगी जिसको हम सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। अब क्या होता है कि सब जर्मिनल कैविटी बनने के बाद जो आपकी ब्लास्टोडर्म और योक होता है उसके दरमियान में डीप सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो डीप सेल क्या करते हैं कि जहां से शेड ऑफ हो जाएं, डाई हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं कि ये एरिया पेल्यूसिडा। एरिया पेल्यूसिडा का काम क्या होता है, ये एक्चुअल एम्ब्रियो बनाने में इन्वॉल्व होता है। और ऐसा रीजन जहां से ये डीप सेल्स खत्म ना हो, ये देखिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे ये सारे ब्लैक ब्लैक, तो ये एरिया ओपेका है, ठीक है। और इन एरिया ओपेका और एरिया पेल्यूसिडा के दरमियान में हमारे पास मार्जिनल जोन प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है कि ये हमारे पास 6 सेल्स थिकन वाली सब जर्मिनल कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और बाद में ये शेड ऑफ होकर हमारे पास सिर्फ सिंगल 1 सेल थिकनिंग वाली रह जाती है। अब देखें यहाँ पे बना है सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि एपीब्लास्ट कहाँ से है। अब अगर आपको ये ब्लास्टोडर्म नजर आ रही है, ठीक है, ये ब्लास्टोडर्म आपको नजर आ रही है, तो ब्लास्टोडर्म ने क्या करना होता है, ब्लास्टोडर्म के सेल्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ब्लास्टोडर्म से योग की तरफ। ब्लास्टोडर्म से योग की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ब्लास्टोडर्म के सेल्स। तो सबसे पहले जब सेल की मूवमेंट होती है तो वो मिलके बना देती हैं एपीब्लास्ट, ठीक है। ये आपको एपीब्लास्ट नजर आ रही है यहाँ पे, ये वाली लेयर, ठीक है। ये कैसे बनी है, ब्लास्टोस्टर्म के सेल्स की मूव करने की वजह से। ये यहाँ पे हैंडआउट्स में नहीं लिखा हुआ तो मैंने आपको एक्सप्लेन खुद से कर दिया। अब सबसे पहले जब ये थोड़े से सेल्स यहाँ से मूव करके योग की तरफ आएंगे तो सबसे पहले जो बनेगा वो होगा प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। प्राइमरी हाइपोब्लास्ट बनने के बाद आपने देखना है कि ये एपीब्लास्ट है, ये इसका पोस्टीरियर रीजन है, ये देखें, ठीक, इसका पोस्टीरियर रीजन ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो पोस्टीरियर रीजन से कैलर सिकल रीजन हम इसको बोलते हैं, सॉरी कॉलर सिकल रीजन हम इसको बोलते हैं। यहाँ से आप देखें तो ये सेल्स जो हैं, पहले आप ये वाला स्टेप देखें कि ये देखें ये सेल यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है। पोस्टीरियर रीजन ऑफ द एपीब्लास्ट से सेल्स आगे की तरफ मूव करते हैं और जैसे जैसे ये सेल्स आगे की तरफ मूव करके एक लेयर बना देंगे, इस लेयर को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट। तो ये सारा मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो एरिया ओपेका होता है, ठीक है, उसके मार्जिन्स की तरफ यानी कि साइडों की तरफ एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं, ठीक हो गया। ये सारा करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बर्ड्स में एक फीचर है वो है प्रिमिटिव स्ट्रीक का फीचर। तो उसके लिए भी हम जरा पहले डायग्राम को जरा एक दफा देख लेते हैं। होता क्या कि ये आपको एपीब्लास्ट नजर आ रहा है, ये एपीब्लास्ट का हमारे पास पोस्टीरियर रीजन है और ये हमारे पास इसका इंटीरियर रीजन है, ठीक है। पोस्टीरियर रीजन में क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो डाउन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और आपस में कलेक्टिवली एक थिकनिंग बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। और जहां से ये आपको सेंटर से ये एक ग्रूव सा बनता हुआ नीचे की तरफ झुकते हुए सेल नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे पास प्रिमिटिव ग्रूव है।
ये ओवरऑल सारी प्रिमिटिव स्ट्रीक है, और जहाँ से आपको ये डिप्रेशन ऑफ द सेल नजर आ रहा है, ये क्या है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि इंटीरियर एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक रीजनल थिकनिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रिमिटिव। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये इंटीरियर रीजन है इसका, ये इसका पोस्टीरियर रीजन है। एपीब्लास्ट का भी ये पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन से हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है। इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि P4 प्रिमिटिव स्ट्रीक और P4 पोस्टीरियर रीजन। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और दूसरा हैंसन नोड किस तरह बनी है, इंटीरियर रीजन, उसके ऑपोजिट रीजन पे हमारे पास हैंसन नोड बनती है। कैसे, सेल की थिकनिंग से ही बननी है, ये भी सेल की थिकनिंग से बनी है, हैंसन नोड भी सेल की थिकनिंग से ही हमारे पास आएगी। और उसके बाद एक फनल शेप डिप्रेशन हमारे पास आती है, उसको हम प्रिमिटिव पिट कहते हैं, ठीक है। और सेल उसके हैंसन नोड के पास डाउन दी ब्लास्टोसील एंड माइग्रेट इंटीरियरली फॉर्मिंग दी फोरगट यहाँ पे बनेगी, हेड मीजोडर्म बनेगी और नोटोकॉर्ड बनेगी। किससे, ब्लास्टोसील के या हैंसन नोड से जो सेल है वो डाउन की तरफ यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे और मिलके क्या बनाएंगे, ये वाले सारे ऑर्गन्स बनाएंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, द प्रिमिटिव स्ट्रीक गिव राइज टू द मेजॉरिटी ऑफ द एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल टिश्यू। प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही ये दोनों लेयर्स भी बाद में बनती है, एंडोडर्म भी बनेगी और उसके बाद मेसोडर्म भी यहीं से बनेगी। ये देखें, जैसे ही यहाँ से प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल नीचे की तरफ मूव किए हैं, ठीक है, तो वहां से आप बता सकते हैं कि ये दोनों लेयर्स हमारे पास आएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लीवेज इन मैमल्स। ओके, सो लास्ट हमारा है क्लीवेज इन मैमल्स। सो क्लीवेज इन मैमल्स से पहले हम देख लेते हैं कि मैमल्स में फर्टिलाइजेशन का पोर्शन कहाँ कौन से वाला है। तो इसमें अगर आप यहाँ देखें तो हमें पता है कि ओवरी से ओव्यूलेशन होनी है, उसके बाद जो एग है वो मूव करता है फिम्बरी के थ्रू। फिम्बरी आप कह लें कि स्ट्रक्चर हैं इस तरह के थ्रेड लाइक जो कि मूव करवाते हैं ओवरी से ओविडक्ट में आने के लिए एग को। ओविडक्ट के पोर्शन जो एम्प्यूला रीजन है वहाँ पे हमारी फर्टिलाइजेशन होगी। तो अगर इससे पहले आप बर्ड्स को रिकॉल करें तो उसमें भी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही थी, ओविडक्ट में। तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में ही होगी, लेकिन ओविडक्ट का पोर्शन यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया गया है जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला रीजन। उसके बाद वहीं से क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। और जोना पेलिसुटा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ कैसे ये बनती है जोन। और यहाँ से पहले 2 सेल स्टेज होगी और उसके बाद बनते बनते हमारे पास मरूला का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि सारे ही जितनी भी हमने क्लीवेजेस पढ़ी हैं उसमें सबसे पहले बनने वाला क्या था स्ट्रक्चर, ब्लास्टोसिस्ट था। लेकिन यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट से पहले यानी कि ब्लास्टूला से पहले हमारे पास मरूला बनेगा। अब होता क्या है कि जब फर्स्ट डिवीजन होती हैं तो उसमें हमारे पास मरूला बनता है। इससे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि वो ये है कि कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब ये है कि इसमें जो मैमल्स के सेल है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, कि साथ जुड़े हुए होते हैं। 8 सेल एम्ब्रियो या 16 सेल एम्ब्रियो, जितने भी सेल हैं वो सारे आपस में कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे, तो हम इसको कहते हैं कि ये कॉम्पैक्शन है। अच्छा जी, उसके बाद जब 16 सेल स्टेज आएगी तो हम उसको कहते हैं कि ये मरूला की स्टेज है। और होता क्या है, उसके बाद सबसे पहले 2 तरह के इसमें सेल्स बनते, एक है एक्सटर्नल सेल्स और एक है इनर सेल मैस। एक्सटर्नल सेल्स जो है वो मिलके बनाते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट हमारे पास वो एक पोर्शन है या वो सेल आप कह लेंगे जो जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बनेंगे स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो सबके सब ट्रोफोब्लास्ट से बनेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है जी, उसको हम कहते हैं कि कोरियन। कोरियन एक स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा में बेसिकली इन्वॉल्व होता है और इसको ओवरऑल लेके आगे चलता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक पोर्शन हमारे पास प्लेसेंटा आ जाता है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलके। उसके बाद जो इनर सेल मैस है मैंने आपको बताया था, एक एक्सटर्नल सेल्स होंगे, कुछ इनर सेल्स होंगे। इनर सेल ने मिलकर क्या करना है, योग सैक बनानी है, एलेंटॉइस बनाएंगे और एमनियन बनाएंगे, ठीक है। तो एमनियन का काम क्या है कि एक्स्ट्रा अम्नियोटिक फ्लूइड बनाने का, एमनियन के नाम से आपको यहाँ पे जाहिर हो रहा है। एलेंटॉइस का काम सिक्रीशन का है और योग सेल ने बेसिकली क्या करना था, ब्लड की सप्लाई करनी होती है और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी इसने प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसका एक फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ी सी यहाँ पे बात लिखी हुई है, वो ये है कि जो ह्यूमन का सेल या मैमल्स का सेल होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर योग के ऊपर रिलाई नहीं करता, बल्कि वो ऑन गोइंग एक प्रोसेस के जरिए फूड या आप कह लें न्यूट्रिएंट्स या गैस एक्सचेंज करता रहता है अपनी मदर सेल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे आ जाती है कैविटेशन। कैविटेशन अब हमारे पास क्या होती है कि जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, ठीक है, वो मरूला में एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जिसके बाद हमारे पास ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है। इस कैविटी के बनने के अमल को कैविटेशन कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल मरूला में
फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिससे ब्लास्टोसील कैविटी बनती है, इसको हम कहते हैं कि ये कैविटेशन है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि फिर हमारे पास जो सबसे पहले स्ट्रक्चर आ जाता है रूला के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट आ जाता है। द इनर सेल मैस इज पोजिशनड ऑन वन साइड ऑफ द रिंग ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सेल है उसकी रिंग की एक साइड पे, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रोफोब्लास्ट सेल है, रिंग की एक साइड पे हमारे पास इनर सेल मैस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उसको हम कहते हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट अब बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट सब क्या करता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द यूट्रस होता है, उसके बाद यूट्राइन एपिथेलियम या एंडोमेट्रियम हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बन जाती है। एंडोमेट्रियम वाल कौन सी वाल होती है, प्लेसेंटा में जो आपकी एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एक वॉल्व है जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, उसको हम कहते हैं कि एंडोमेट्रियम वॉल है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें रिलीज हो रही होती है, कोलेजन रिलीज हो रहा होता है, लेमिनिन, और उसके बाद फिब्रोनेक्टिन, और ये सारे आगे लिखे हुए हैं, हेपरिन है, सल्फेट रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसको ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये आ जाती है गैस्ट्रुलेशन इन मैमल्स। तो यहाँ पे वो जो मैंने आपको पोर्शन में बताया था कि सिर्फ योग पे रिलाई नहीं करते बल्कि योग के अलावा इनको न्यूट्रिएंट्स अपनी मदर सेल से चाहिए होती है उसको एम्ब्रियो को। इसमें एक फेटल ऑर्गन का मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कोरियन, विच इज ड्राइव किससे होगा, मैंने आपको बताया कि ट्रोफोब्लास्ट से, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हमारे पास ऑर्गन है और जितना भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ऑर्गन होंगे वो ट्रोफोब्लास्ट सेल से बनेंगे। अब ये क्या करता है कि ये प्लेसेंटा को डिवेलप करने में हेल्प करता है और प्लेसेंटा डिवेलप होगा तो ही जो मदर और एम्ब्रियो है उसका आपस में कनेक्शन होगा और उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। उसके बाद है मेटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज कॉल्ड डिसीडुआ। ठीक है, प्लेसेंटा का जो मैटरनल पोर्शन उसको हम डिसीडुआ बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिच होता है विद द ब्लड वेसल्स और प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। अब ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ से हम अगर इसकी गैस्ट्रोलेशन को यहाँ से देखें तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट बन गई है। ठीक है, इनर सेल मैस है जो कि एम्ब्रियोनिक पोर्शन बनाएगा, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सबसे पहले बनेगा। उसके बाद एम्नियोनिक एक्टोडर्म जो कि एम्नियोटिक फ्लूइड बनाएगी। उसके बाद एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट है जो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बनाती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाती है और आगे भी जाकर ये इन पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से लर्न करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हाइपोब्लास्ट का काम करता है योग सैक बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो मैंने आपको कहा था कि ट्रोफोब्लास्ट के बाद योग सैक, एमनियन और एलेंटोइस कहाँ से बनेगा, वो इनर सेल मैस से बनेगा। तो आपने इसको याद रखना है। ट्रोफोब्लास्ट अब क्या काम करेगी, ट्रोफोब्लास्ट ने दो तरह के बनाने, एक तो इसने साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाने और इसने सिंशियोट्रोफोब्लास्ट बनाने। इन दोनों के नाम आपने याद कर लेने बस यहाँ तक। और उसके बाद जी ये सारा एक्सप्लेन हो चुका है इसी में कि एमनियोनिक कैविटी होती है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में काम आती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो ज़रा हम लेंथी नहीं करेंगे। ठीक है, Gestration begins at the posterior end of the embryo where the node is formed। जहाँ पे नोड बनेगी वहां से ही गैस्ट्रोलेशन ने बिगिन होना है। नोड कौन सी है, जहाँ से नोटोकोट हमारे पास बनना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद गैस्ट्रोलेशन आ जाती है मैमल्स में, इसका पोर्शन 2 है। तो ये दोनों सेल मैंने आपको बता दिया कि ट्रोफोब्लास्ट से बनते हैं और एंडोमेट्रियम के साथ जुड़े होते हैं ये। और the extra embryonic mesoderm join the trophoblast extension and give rise to the blood vessels that carry nutrients from the mother to the embryo। ये मैंने आपको बता दिया। और किसके थ्रू होती है, वेसल एक होती है जो कि मदर को एम्ब्रियो के साथ अटैच करती है, इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में एक क्वेश्चन आपको बहुत बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड का मैं यहाँ पे अगर आपको फंक्शन यहाँ से पढ़ाऊंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। होता क्या है कि एक मैटरनल वेन है, एक मैटरनल आर्टरी है। आर्टरी का मतलब क्या है, अवे। तो मदर के बॉडी से अवे जो चीज़ न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगी उसको मैटरनल आर्टरी बोलेंगे। तो जाएगी कहाँ पे, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा से होते होते ये फीटस तक पहुंचेगी और फीटर की इस बॉडी के साथ अटैच होगी। और उसी तरह से दूसरी तरफ जो अम्बिलिकल आर्टरी है यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी। अम्बिलिकल आर्टरी यहाँ से फीटस से अवे लेके जाएगी। तो उसके बाद अम्बिलिकल वेन है जो कि इसके ऑपोजिट काम करती है। ठीक है, और यहाँ पे मैटरनल वेन है जो कि यहाँ से देखें बॉडी की तरफ लेके आ रही है। ठीक है, उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोरियन जो कि फेटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा है ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा। किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, इसमें एक तो हमारे पास कोरियन विलिस होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है और प्लेसेंटा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे कोरियन बनाते हैं। ठीक है, तो कोरियन का अगर आपको शॉर्टकट सुना जाए तो आपने इसमें 3 बातें लिखनी है। एक तो ये कि कोरियन बनते कहाँ से, ट्रोफोब्लास्ट सेल से। फेटल पोर्शन ऑफ दी फेटल पोर्शन बनता है, उसको हम कहते हैं कि ये गैस्ट्रुलेशन का फेटल पोर्शन बनता है, उसको हम कहते हैं कि ये कोरियन है। कोरियन का बेसिकली काम क्या है
कि ये प्लेसेंटा को डेवलप करता है। अब प्लेसेंटा में जो जो चीज़ है, चाहे वो हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड आ गई है, तो वो भी सारी आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और अब जी नेक्स्ट हम समरी भी इसमें कर लेते हैं। तो समरी में बेसिकली आपके पास एमसीक्यूज है। फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड गो डिस्कॉइडल क्लीवेज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। और पहले बनने वाला पोर्शन क्या है, ब्लास्टोडर्म है। उसके बाद फिश में क्या होता है कि सिंक्शियल लेयर बनती है और इन्वेलपिंग लेयर बनती है। ये दोनों आपस में मिलकर हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट का काम भी करती हैं, ये भी एक्सप्लेन हो चुका है। उसके बाद है जी इंटीरियर और पोस्टीरियर इंफॉर्मेशन जो है वो आके न्यूरल और सरफेस एक्टोडर्म बनाती हैं, जो बाद में मीजोडर्म बना देती हैं। चिक एम्ब्रियो में हमारे पास एरिया ओपेका और एरिया पेलिसेडा बना था। कैसे बना था वो भी सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया। और एक इसमें मार्जिनल जोन होती है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द मार्जिनल जोन हाइपोब्लास्ट, प्रिमिटिव स्ट्रीक के बारे में बात हो चुकी है। यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होती है, इंटीरियर एपिब्लास्ट और पोस्टीरियर मार्जिनल जोन। पोस्टीरियर पी से है, तो मैंने आपको कहा था पोस्टीरियर से प्रिमिटिव स्ट्रीक आपने याद रखना है। और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक की जहाँ पे ग्रूव सा एक बनेगा उसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कहेंगे। और उसके बाद हैंसन नोड इसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है, यानी कि पोस्टीरियर की बजाय हैंसन नोड इंटीरियर वाली साइड पे प्रेजेंट थी। प्री कॉर्डल प्लेट क्या होता है, ये अब यहाँ पे एक नया है। प्री कॉर्डल प्लेट हमारे पास बनती है, फोर ब्रेन को बनाने में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद है कोडा मेसोडर्म, वो बनाती जी कोडा मेसोडर्म है, तो वो बनाती है मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद बर्ड्स में हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस की बात है, यहाँ पे वो आपने कर लेना है, जो कि डोर्सल वेंट्रल हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। और मैमल्स में होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज होती है, वो मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे बाकी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के बारे में, कॉरियन के बारे में बड़ी ज़्यादा डिटेल से बात हो चुकी है। एमनियन क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में इन्वॉल्व होता है। यहाँ से आप कॉरियन को दोबारा एक दफ़ा रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको बड़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया हुआ है। और उसके बाद है इंटीरियर वेसरल, दो इसमें, हाँ जी, मैमल्स में हमारे पास दो सिग्नलिंग सेंटर्स होते हैं। एक हमारे पास नोड है और एक हमारे नोड ने क्या करना है, फोर ब्रेन बनानी है। नोड ने फोर ब्रेन बनाना है। इंटीरियर विसरल जो एंडोडर्म है वो बाकी जो ऑर्गन है, ये मिड ब्रेन है, उनको बनाने में इन्वॉल्व होगी। तब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है हॉक्स जीन्स का क्या काम है। हॉक्स जीन्स हमारे पास क्या काम करती है, वो इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस को डिटरमिन करने में, स्पेसिफाई करने में, बॉडी पोजीशन को इन्वॉल्व होती है। अगर इस जीन को एलिमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो हमारे पास माल फॉर्मेशन होगी, किस चीज़ की, सेगमेंट स्पेसिफिक माल फॉर्मेशन होगी। और हमारे पास जो एक्सिस हैं वो बिल्कुल सही तरह से एक्सप्रेस नहीं हो सकेंगे कि पोस्टीरियर एक्सिस कौन सा, इंटीरियर कौन सा, वेंट्रल कौन सा, लेटरल कौन सा, ठीक है। तो इसलिए हॉक्स जीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सिस को डिटरमिन करने में। और नीचे उसने कहा हुआ है कि हॉक्स जीन सजेस्ट दैट दिस पैटर्निंग मैकेनिज्म एक्सट्रीमली एंशिएंट, क्योंकि ड्रोसोफिला में भी ये सेम यही काम करता है। इसलिए हमें पता चलता है कि हॉक्स जीन एक बहुत प्रिमिटिव हमारे पास, यानी कि पुराना या एंशिएंट हमारे पास जीन्स हैं जो डिटरमिन करती है एक्सिस। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप इसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने साथ साथ आपको बता दिया कि एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन सा एमसीक्यू बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।